हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी एडीओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो एडीओ के टेस्ट सीरीज में जो हमारा पहला टेस्ट था वो था छत्तीसगढ़ का पंचायती राज, और साथ ही साथ उसमें जो दूसरा टॉपिक था वो था छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो इन टॉपिक पर जो पहला टेस्ट लिया गया उसमें कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चन में डाउट आए थे, तो उन डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का यही उद्देश्य है कि जो बच्चे ईडीओ की तैयारी कर रहे हैं उनको कम से कम ये समझ आ सके कि किस तरीके के क्वेश्चन ईडीओ में पूछे जाते हैं, तो उससे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये टेस्ट सीरीज अगर आपके लिए उपयोगी है और आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, अगर आप चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का जो लिंक रहेगा वो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में भी कुछ दिक्कत होगी तो वहां पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है कमेंट बॉक्स में, आप वहां से जाकर कॉन्टैक्ट करके टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जिन भी प्रश्नों में यहाँ पर डाउट पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैं एक एक करके आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है जिसमें डाउट पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी इनमें से जो भी कथन है उसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है, ग्राम पंचायत के सम्मेलन में गण पूर्ति ग्राम पंचायत के कुल सदस्य संख्या के 1/2 से होगी। सेकंड है, ग्राम पंचायत के सम्मेलन में गण पूर्ति तत्समय पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों के 1/2 से होगी। तो आपको पता होना चाहिए जो गणपूर्ति का काउंट किया जाता है, जो गणपूर्ति यानी कोरम का काउंट किया जाता है, कोरम का काउंट करते समय जो रिक्त पद होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। कोरम का काउंट करते समय जो रिक्त पद होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, और उस समय पंचायत का गठन करने वाले जितने सदस्य होते हैं उससे कोरम की गिनती की जाती है। तो यहां पर पहले लिखा है, ग्राम पंचायत के सम्मेलन में गण पूर्ति ग्राम पंचायत के कुल सदस्य संख्या के 1/2 से होगी। तो कुल सदस्य संख्या का मतलब क्या होता है, इसमें जो भरे हुए पद हैं, भरे हुए पद प्लस रिक्त पद दोनों को जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाता है कुल सदस्य संख्या। तो ये आपका पहला पॉइंट यहां पर गलत है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, ग्राम पंचायत के कुल सदस्य संख्या के 1/2 से होगी, ये गलत है। क्या होता है, ग्राम पंचायत के सम्मेलन में गणपूर्ति तत्समय पंचायत का गठन करने वाली, यानी उस समय पंचायत का गठन करने वाले जितने सदस्य हैं उनका 1/2 कोरम होता है। यानी तत्समय का मतलब उस समय, एट पॉइंट, उस समय पंचायत का जो गठन करने वाले सदस्य हैं, यानी रिक्त पदों को छोड़ दो, जो बाकी पंचायत का पद उस समय पंचायत का गठन किए सदस्य हैं उनके 1/2 से होगी, यानी सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट इसलिए गलत है क्योंकि यहां पे कुल सदस्य लिखा है, कुल सदस्य का नहीं होता, तत्समय पंचायत का गठन करने वाले सदस्य का 1/2 होता है। वैसे ही जनपद पंचायत में क्या होता है, तत्समय जनपद पंचायत का गठन करने वाले 1/3 सदस्य से। जिला पंचायत में क्या होता है, तत्समय जिला पंचायत का गठन करने वाले 1/3 सदस्य से। तो हमेशा याद रखिएगा, यहां पर कुल सदस्य नहीं देखा जाता है, यहां पर कुल सदस्य नहीं, तत्समय पंचायत का गठन, यानी एट द पॉइंट उस समय पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों का काउंट देखा जाता है। तो ग्राम पंचायत में कोरम 1/2, जबकि जनपद और जिला पंचायत में कोरम 1/3 होता है, 1/3 होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सेकंड पॉइंट सही होता है। आगे देख लेते हैं और कौन सा है, और आगे देख लीजिए, जनपद पंचायत के सम्मेलन में गणपूर्ति ग्राम पंचायत के कुल सदस्य संख्या नहीं, कुल सदस्य संख्या नहीं होता, क्या होता है, तत्समय होता है। तो तत्समय कहां पे लिखा है, तत्समय आपका चौथे पॉइंट में लिखा है, यानी 4 सही है, तीसरा गलत है। आगे और देख लेते हैं, आगे देखिए, जिला पंचायत के सम्मेलन में गणपूर्ति ग्राम पंचायत की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से होगी, नहीं, तत्समय पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों के 1/3 से होगी। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं तो छठवां पॉइंट यहां पर सही आ रहा है, जबकि पांचवा पॉइंट गलत आ रहा है, छठवां सही आ रहा है। तो सही क्या क्या आ रहा है, 2, 4, 6 ये सही आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, 2, 4, 6। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। जिन भी बच्चों को कुल सदस्य और तत्समय वाले में डाउट था तो याद रखिएगा, कुल सदस्य नहीं, उस समय पंचायत का गठन करने वाले जितने सदस्य हैं उसका 1/2 या 1/3 से होगा। ग्राम पंचायत में 1/2, जनपद जिला में 1/3। तो 2, 4, 6 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर जिसमें डाउट आया है, क्या है क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत किसी पंचायत के पदधारी को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो आपको पता है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत
किसी भी पंचायत के पदाधिकारी को दो कारण से ही पद से हटाया जा सकता है। पहला कारण क्या होता है? पहला कारण होता है यदि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से ना कर रहा हो, और दूसरा कारण रहता है अगर उसका पद में बना रहना लोकहित में ना हो। तो इन दो कारणों से ही किसी भी पंचायत के पदाधिकारी को उसके पद से हटाते हैं धारा 40 के तहत। तो उसके पद से कौन हटा सकता है? ग्राम पंचायत के मामले में उपखंड अधिकारी राजस्व उसको पद से हटा सकता है। जनपद पंचायत के मामले में जनपद पंचायत के किसी पदाधिकारी को पद से हटाना हो तो कौन हटा सकता है? कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर उसको पद से हटा सकता है, यानी ये वाला पॉइंट भी सही है। और जिला पंचायत के मामले में अगर किसी पदाधिकारी को पद से हटाना हो तो कौन हटा सकता है? संचालक पंचायत हटा सकता है। यानी यहां पर आपका तीनों ही पॉइंट सही है। ग्राम पंचायत के मामले में उपखंड अधिकारी राजस्व किसी भी पदाधिकारी को ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को पद से कौन हटाता है? उपखंड अधिकारी राजस्व धारा 40 के तहत। सेम जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर हटाते हैं, यहां पर अतिरिक्त कलेक्टर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत हटाता है। तो यहां पर तीनों ही पॉइंट सही है, यहां पर तीनों ही पॉइंट सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों ही सही है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी होगा 1 2 3। जो इंग्लिश मीडियम वाला भाई, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें डाउट आया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, ग्राम पंचायत हेतु वार्डों का विभाजन कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। आपको पता है ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 से 20 वार्ड हो सकते हैं। तो एक वार्ड को कैसे विभाजित किया जाएगा? कौन विभाजन करता है? वार्डों का विभाजन कौन करेगा? कलेक्टर ही करेगा। अगर मैं जनपद पंचायत की बात करूं तो जनपद पंचायत में वार्ड की संख्या 10 से 25 हो सकती है। जनपद पंचायत में वार्ड की संख्या, यानी जनपद पंचायत में वार्ड को ही हम क्या बोलते हैं? निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। जैसे हम ग्राम पंचायत में वार्ड बोलते हैं, जनपद पंचायत में वार्ड को ही क्या बोला जाता है? निर्वाचन क्षेत्र बोला जाता है। तो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जनपद पंचायत में 10 से 25 होती है। और जनपद पंचायत को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटता कौन है? राज्य सरकार बांटती है। तो जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन संचालक पंचायत द्वारा किया जाएगा, लिखा है, बिल्कुल गलत है। कौन करता है भाई? राज्य सरकार करती है, अधिसूचना जारी करके किसी भी जनपद पंचायत को वो निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करती है। अगर मैं बात करूं जिला पंचायत की, तो जिला पंचायत में 10 से 35 वार्ड हो सकते हैं। जिला पंचायत में वार्डों की संख्या 10 से 35 हो सकती है। और जिला पंचायत को, वार्ड को ही जिला पंचायत में क्या बोला जाता है? निर्वाचन क्षेत्र बोला जाता है। और जिला पंचायत को निर्वाचन क्षेत्रों में कौन बांटता है? तो जिला पंचायत को निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य सरकार बांटती है। यानी जिला पंचायत हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन राज्य सरकार करती है, बिल्कुल सही है। तो सही क्या है? 1 और 3 बिल्कुल सही है, दूसरा पॉइंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 3। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन सी होगा 1 और 3। तो जिसको भी डाउट था यहां पर देख लीजिएगा, 1 3 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, ये वाला हो गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव किन पदाधिकारियों के विरुद्ध लाया जा सकता है? यानी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से किन पदाधिकारी को पद से हटा सकते हैं? तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसा पदाधिकारी जो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता है, यानी जिसके लिए जनता वोट नहीं देती, उसको जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपने मध्य से वोट देकर उसको चुनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। इसका एक ही अपवाद होता है, वो होता है सरपंच। अपवाद क्या है? सरपंच। तो अब देखिए, अब आपको याद करना है कि कौन कौन से पंचायत के पदाधिकारी ऐसे हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो उसके लिए आपको यह याद करना पड़ेगा कि ग्राम पंचायत के ऐसे कौन कौन से पदाधिकारी जो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो अगर मैं ग्राम पंचायत की बात करूं तो ग्राम पंचायत में उप सरपंच इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता है। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। यहां तक क्लियर है? और इसका अपवाद क्या है? सरपंच। तो मैंने आपको यहां पर बताया कि इस पूरे कॉन्सेप्ट का अपवाद क्या है? सरपंच। तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से किसको किसको हटा सकते हैं? सरपंच को हटा सकते हैं, उप सरपंच को हटा सकते हैं, साथ ही साथ जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकते हैं। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकते हैं। सेम जिला पंचायत के भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकते हैं। जिला पंचायत के भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को
अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। अब देखते हैं कि यहां पर हमारा क्या क्या ऑप्शन में जम रहा है। तो सबसे पहले देखिए, ग्राम पंचायत के सरपंच को हटा सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, जी हटा सकते हैं। जनपद पंचायत के अध्यक्ष को हटा सकते हैं, जी हटा सकते हैं। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं, जी हटा सकते हैं। ग्राम पंचायत के पंच को हटा सकते हैं कि नहीं, ग्राम पंचायत के पंच को नहीं हटा सकते। पंच क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्टेड होता है। पंच क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्टेड होता है, और उसको रिकॉल के माध्यम से हटा सकते हैं। जो डायरेक्ट इलेक्टेड होता है उसको रिकॉल के माध्यम यानी प्रत्यावर्तन के माध्यम से हटा सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नहीं। तो यहां पर आपका चौथा पॉइंट गलत हो गया। तो यहां पर आपका सही क्या आ रहा है, 1 2 3। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 1 2 3, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, 1 2 3 याद रखिएगा। पंच जो है वो डायरेक्ट इलेक्टेड है, उनको प्रत्यावर्तन यानी रिकॉल की प्रक्रिया से हटा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र भरने हेतु पात्र होगा। अब देखिए यहां पर आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो पंच का चुनाव लड़ना चाह रहा हो या जनपद या जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ना चाह रहा हो, तो वो व्यक्ति एक से ज्यादा वार्ड से भी निर्वाचन फॉर्म भर सकता है। याद रखेंगे, अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा वार्ड से पंच का चुनाव लड़ना चाह रहा है या एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र से जनपद या जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो वह एक से ज्यादा जगह से फॉर्म भर सकता है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकता 2 जगह से। उसको चुनाव केवल एक ही जगह से लड़ सकता है। यानी सेम पद के लिए वो एक जगह से ज्यादा जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता। सेम पद के लिए, जैसे पंच वो पंच के पद के लिए 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन नामांकन फॉर्म 2 जगह से भर सकता है। जब नाम वापसी की डेट आएगी, जब नामांकन फॉर्म नाम वापसी की डेट आती, तो उसको एक जगह से अपना नाम वापस लेना पड़ेगा। उसको एक जगह से अपना नाम वापस लेना पड़ेगा। तो जहां से वापस ले लिया तो एक ही जगह से उसका फॉर्म भरा रहेगा, तो वो वहां से चुनाव लड़ेगा। तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति सेम पद के लिए 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता। सेम पद के लिए यानी वो पंच का चुनाव 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता, वो एक ही वार्ड से ही पंच का चुनाव लड़ सकता है। हाँ, नामांकन फॉर्म 2 जगह से भर सकता है। जब नाम वापसी की डेट आएगी तो उसको एक जगह से अपना नाम वापस लेना पड़ेगा कि मैं यहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो एक ही जगह का फॉर्म भरा रहेगा, वो वहां से चुनाव लड़ लेगा। यानी आप ये बोल सकते हो कि एक व्यक्ति सेम पद के लिए 2 जगह से चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन नामांकन फॉर्म जो है, नामांकन फॉर्म वो 2 वार्ड से भर सकता है, लेकिन नाम वापसी के समय उसको एक वार्ड से अपना नाम वापस लेना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करता तो वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता, वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता। तो यहां पर क्या है, कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन पत्र भरने हेतु पात्र होगा, बिल्कुल सही है। वो सेम पद के लिए एक से ज्यादा वार्ड से नामांकन पत्र भर सकता है। आगे देखिए, कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए एक से अधिक वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों से खड़ा होने के लिए पात्र नहीं होगा, बिल्कुल सही है। यानी मैंने बताया ना, वो एक से ज्यादा इस सेम पद के लिए एक से ज्यादा जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। यानी वो केवल एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। नामांकन पत्र 2 वार्ड से भर दे चल जाएगा, लेकिन नाम वापसी के समय एक वार्ड से उसको नाम वापस लेना पड़ेगा। चुनाव तो वो एक ही जगह से ही लड़ सकता है। तो चुनाव तो यहां पर क्या लिखा है भाई, कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्रों से खड़ा होने के लिए पात्र नहीं होगा, बिल्कुल सही है। वो एक ही जगह में चुनाव में खड़ा हो सकता है, 2 जगह से चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, उसको नाम वापस लेना पड़ता है। तो चुनाव एक ही जगह से खड़ा हो सकता है। तो यहां पर पहला पॉइंट भी सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। क्लियर। यहां पर याद रखें, यहां पर क्या है भाई, कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र बोल रहा है, यानी वो सेम पद की बात कर रहा है, अलग अलग पद की बात नहीं कर रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति पंच का चुनाव भी लड़ सकता है, सरपंच भी लड़ सकता है, जिला जनपद सदस्य, जिला सदस्य, चारों अलग अलग पद हैं, तो वो चारों का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक ही सेम पद के लिए 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता। ये चीज को याद रखेगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो डाउट में पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। ग्राम पंचायत के साधारण सम्मेलन की सूचना
सम्मेलन की तारीख से 7 दिन पूर्व ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से पंचायत के सभी पदाधिकारी को भेजी जाती। बिल्कुल सही है। आपको पता है ग्राम पंचायत का सम्मेलन प्रति माह होना चाहिए, तो हर महीने जब भी ग्राम पंचायत का सम्मेलन होगा, जो सम्मेलन की तारीख तय होगी उससे 7 दिन पहले सम्मेलन की सूचना ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों को सचिव भेजेगा। बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं विशेष सम्मेलन की, ग्राम पंचायत का विशेष सम्मेलन कब बुलाया जाता है? जब 50% यानी 1/2 से अधिक सदस्य लिखित मांग करते हैं, तब ग्राम पंचायत का विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है। और ग्राम पंचायत के विशेष सम्मेलन की सूचना सम्मेलन की तारीख से 3 दिन पहले ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो सभी सदस्यों को भेजता है। तो यहां पर 7 दिन साधारण सम्मेलन के मामले में 7 दिन पहले सूचना भेजता है, और विशेष सम्मेलन की स्थिति में 3 दिन पहले सूचना भेजता है। ये दोनों ही पॉइंट सही हैं, दोनों ही पॉइंट सही है। याद रखिएगा, साधारण सम्मेलन में 7 दिन पहले सूचना, और विशेष सम्मेलन की सूचना सम्मेलन की तारीख से 3 दिन पहले सभी सदस्यों को भेजी जाती है। तो यहां पर आंसर आपका क्या होगा? आंसर यहां पर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। अगर आप देख रहे हैं तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप सही आंसर दे सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर देकर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, राज्य वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। बिल्कुल गलत है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। याद रखिएगा, राज्य वित्त आयोग किस प्रकार का है भाई? संवैधानिक निकाय है। क्यों संवैधानिक निकाय है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 243I, भारतीय संविधान के आर्टिकल 243I में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 243I में है, जिससे हमको स्पष्ट होता है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो पहला पॉइंट गलत हो गया। अगला है, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनराविलोकन के लिए इसका गठन करता है। बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा हर 5 वर्ष में किया जाता है। अगला है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया नहीं है भाई। 280 में किसका उल्लेख है? 280 में आपका उल्लेख है केंद्र के वित्त आयोग का। राज्य के वित्त आयोग का उल्लेख जो किया गया है वो आपका आर्टिकल 243I में किया गया, जिसके तहत पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसके आंसर में सही कौन सा है? केवल 2 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो जो भी बच्चों को डाउट था याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला लिखा है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए और चारों में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला लिखा है, यदि ग्राम पंचायत का सरपंच कम से कम 3 अवसर पर पंचायत का सम्मेलन बुलाने में असफल होता है तो उसको पद से हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती। बिल्कुल सही है। यदि कोई ग्राम पंचायत का सरपंच है, वो ग्राम पंचायत का साधारण सम्मेलन या विशेष सम्मेलन बुलाने में कोई भी 3 अवसर पर, ऐसा नहीं कि लगातार, कोई भी 3 अवसर में वो असफल हो जाता है तो ग्राम पंचायत के सरपंच को धारा 40 के तहत पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा, यदि ग्राम पंचायत का सरपंच कम से कम 3 अवसर पर, बच्चों को कहां पे डाउट आता है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में डाउट आता है। ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत में डाउट आता है। ग्राम सभा में क्या होता है? ग्राम सभा में यदि ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाने में सरपंच लगातार 3 अवसर पर असफल होता है तो उसको 2 मौका और दिया जाता है। लगातार 3 अवसर पर ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाने में असफल होता है तो उसको नोटिस जारी होती है, और नोटिस जारी करने के बाद 2 मौके और दिए जाते हैं। यानी ग्राम सभा के मामले में लगातार 5 सम्मेलन में गणपूर्ति या सम्मेलन बुलाने में असफल होता है तब पद से हटाने की कार्रवाई होती है। जबकि ग्राम पंचायत में कोई भी 3 सम्मेलन हो सकता है, कभी भी 3 सम्मेलन होता है, तो कम से कम 3 बार ऐसे मौके पे वो असफल होता है तो उसको पद से हटा सकते हैं। यहां पर लगातार वाला पॉइंट नहीं होता। आगे देखिए, सेकंड है, यदि ग्राम पंचायत का सरपंच लगातार 3 अवसर पर नहीं होता, कम से कम 3 अवसर पर होता है, कम से कम 3 अवसर होता है, लगातार 3 अवसर हमारे में नहीं होता, कम से कम 3 अवसर होता है, इसलिए बी गलत है। आगे देखिए, यदि ग्राम पंचायत का सरपंच कम से कम 3 अवसर पर ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाने में असफल होता है तो उसको पद से हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। कम से कम 3 अवसर भी नहीं होता, वहां पर क्या होता है भाई? 3 बार अगर ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाने में असफल होता है तो ऐसी स्थिति में उसको नोटिस जारी किया जाता है और 2 मौके और दिए जाते हैं। तो 5 अवसर पर वो असफल होगा ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाने में, तब उसको पद से हटाने की कार्रवाई करते हैं, यानी सी पॉइंट भी गलत है।
आगे देख लेते हैं, आगे आपका डी पॉइंट देख लेते हैं। यदि ग्राम पंचायत का सरपंच लगातार 3 अवसर पर पंचायत का विशेष सम्मेलन बुलाने में असफल होता है, लगातार 3 सम्मेलन नहीं, कोई भी 3 सम्मेलन, कम से कम 3 सम्मेलन में वो ग्राम पंचायत का विशेष सम्मेलन बुलाने में असफल होगा, तो उसको पद से हटा सकते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी भी गलत है, यहां पर जो आपका ऑप्शन डी दिया है वो भी गलत है। याद रखिएगा, यहां पर लगातार नहीं, कम से कम 3 आएगा, कम से कम 3। तो आपका अगर मैं ओवरऑल देखूं तो सही क्या आ रहा है, केवल और केवल ऑप्शन ए सही आ रहा है। याद रखिएगा, केवल और केवल ऑप्शन ए सही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, कौन सा कथन सही है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को वापस बुलाने की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को वापस बुलाने की प्रक्रिया, वापस बुलाने की प्रक्रिया यानी प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन यानी रिकॉल, प्रत्यावर्तन यानी रिकॉल। और रिकॉल जो होता है आपको पता है, धारा नंबर 21A, धारा नंबर 21 से सरपंच और पंच को ही उसके पद से रिकॉल किया जा सकता है, याद रखिएगा। अब रिकॉल के विषय में सही क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। जब कोई सरपंच आम निर्वाचन से निर्वाचित होकर अपना पद ग्रहण करता है, 2.5 वर्ष के भीतर यह प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। 2.5 वर्ष के भीतर जो है किसी भी सरपंच या पंच को पद से हटाने की प्रक्रिया चालू नहीं हो सकती जब उसने पद ग्रहण किया है। आगे, यदि उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच की आधी कालावधि का अवसान न हो जाए या प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। मान लेते हैं कोई व्यक्ति सरपंच के पद से त्याग पत्र दे दिया, पद से हट गया, तो जो नया सरपंच आएगा जब तक उसका भी कार्यकाल का आधा समय नहीं बीत जाता उसके खिलाफ भी आप चुनाव रिकॉल नहीं कर सकते, यानी सेकंड भी सही है। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है। किसी सरपंच के संपूर्ण कार्यकाल में केवल एक बार यह प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है हमारे नियम में कि रिकॉल की प्रक्रिया उसके कार्यकाल में केवल एक बार हो सकती, कहीं नहीं लिखा है, तीसरा गलत है। सरपंच के विरुद्ध यह प्रक्रिया तभी आरंभ हो सकती जब ग्राम पंचायत के 1/3 पंचों द्वारा इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने की मांग विहित अधिकारी के पास की गई हो। अब यहां पर एक विशेष चीज याद रखिएगा, यहां पर क्या लिखा है, सरपंच के विरुद्ध यह कार्रवाई तभी प्रारंभ हो सकती जब ग्राम पंचायत के 1/3 पंच लिखा है, 1/3 पंच नहीं, ग्राम पंचायत का गठन करने वाले नहीं होता। यहां पर जो ग्राम पंचायत के भीतर ग्राम सभा पड़ती है, ग्राम सभा के 1/3 सदस्य मांग करेंगे, यानी जो आम जनता होती है जो सरपंच को जिताने के लिए वोट दी है उसको 1/3 यहां पर मांग करेंगे। पंच लोग मांग नहीं करते, 1/3 पंच अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में मांग करते हैं। लेकिन यहां पर कौन है भाई, यहां पर रिकॉल से पद से हटाना, तो पंच लोग मांग नहीं करते, यहां पर मांग कौन करेगा, आम जनता। तो जो जिनका नाम उस ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आता है, अगर उसके 1/3 सदस्य लिखित मांग करते हैं विहित अधिकारी से, तब ये रिकॉल की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो यहां पर आपका चौथा पॉइंट गलत है। तो सही क्या है, 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से किनके सम्मेलन में गणपूर्ति में महिलाओं की भागीदारी भी अनिवार्य होती है, यानी किनके सम्मेलन में गणपूर्ति में महिलाओं की भी आवश्यकता होती है। तो केवल और केवल ग्राम सभा ऐसा होती है जिसकी गणपूर्ति में महिलाओं की जरूरत होती है, क्योंकि ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/10 से होती है जिसमें 1/3 महिला होती है। ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/10 से होती है जिसमें 1/3 महिला होना जरूरी है। बाकी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत, इनकी गणपूर्ति में महिलाओं की आवश्यकता नहीं होती, केवल और केवल ग्राम सभा की गणपूर्ति में महिलाओं की आवश्यकता होती है। तो यहां पर एक सही है, बाकी पॉइंट यहां पर जो लिखे हैं वो गलत है। तो किसकी गणपूर्ति में महिलाओं की आवश्यकता होती है, तो केवल और केवल एक, केवल एक, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, केवल एक आंसर करेक्ट है। ठीक है, ए केवल एक सही है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के विशेष सम्मेलन के संदर्भ में, पंचायत के विशेष सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पंचायत के विशेष सम्मेलन के संदर्भ में यदि पंचायत के 1/2 से अधिक सदस्य लिखित मांग करे तो विशेष सम्मेलन बुलाया जा सकता है। यदि पंचायत के 1/3 से अधिक सदस्य लिखित मांग करे तो विशेष सम्मेलन बुलाया जा सकता है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 50% से ज्यादा सदस्य, तो 50% क्या है भाई, 1/2। तो पहला पॉइंट सही है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा, यह सम्मेलन मांग किए जाने के 7 दिन के भीतर बुलाया जाएगा, बिल्कुल सही है, 7 दिन के भीतर। और 7 दिन के भीतर सम्मेलन बुलाया जाएगा, लेकिन जो सम्मेलन की सूचना है वो 3 दिन पहले सभी सदस्यों को बता दी जाएगी, यानी सम्मेलन के 3 दिन पहले
सभी सदस्यों को सूचना भेजेंगे कि विशेष सम्मेलन हो रहा है, और जब मांग करेंगे विशेष सम्मेलन के तो मांग के 7 दिन के भीतर विशेष सम्मेलन होना चाहिए। तो तीसरा सही है। और देख लेते हैं चौथा पॉइंट, यदि यह सम्मेलन मांग के जाने के 10 दिन के भीतर बुलाया जाएगा, नहीं भाई 7 दिन के भीतर बुलाया जाएगा। इसी के लिए आपका अगर मैं सही बात बोलूं तो कौन कौन सा सही है भाई, दूसरा और चौथा गलत है, 1 और 3 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, 1 और 3, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें तो ये तो सरल क्वेश्चन है, पता नहीं बच्चों को क्या डाउट आ गया। ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत तीनों का ही सम्मेलन, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत तीनों का ही जो सम्मेलन है भाई प्रत्येक माह एक बार होना चाहिए। तीनों का सम्मेलन प्रत्येक माह एक बार होना चाहिए। तो देख लीजिए, ग्राम पंचायत का सम्मेलन प्रत्येक माह कम से कम एक बार होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत का सम्मेलन प्रत्येक 2 माह में एक बार होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जनपद पंचायत का सम्मेलन प्रत्येक माह कम से कम एक बार होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जनपद पंचायत का सम्मेलन प्रत्येक 2 माह में एक बार होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जिला पंचायत का सम्मेलन प्रत्येक माह कम से कम एक बार होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, आगे है जिला पंचायत का सम्मेलन प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो आपका सही क्या है, 1 3 5 सही है, 2 4 6 गलत है। तो 1 3 5 इसका आंसर होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी सही मैच कौन सा रूप है। आप देखिए अध्याय 6 निर्वाचन का संचालन, तो अध्याय 6 में निर्वाचन का संचालन नहीं है, निर्वाचन का संचालन अध्याय 4 में है। निर्वाचन का संचालन कहां पे है, अध्याय 4 में बताया गया, यानी पहला पॉइंट गलत है। अध्याय 4 पंचायतों का कृत्य, तो अध्याय 4 में पंचायतों का कृत्य नहीं है, पंचायतों का कृत्य अध्याय 6 में है। पंचायतों का कृत्य जो है वो अध्याय 6 में है। तो आपका ये वाला पॉइंट भी गलत हुआ। अध्याय 8 पंचायत की स्थापना, बजट और लेखें, बिल्कुल सही है, अध्याय 8 में ही है पंचायत की स्थापना, बजट और लेखें। अध्याय 9 पंचायत की निधि और उसकी संपत्ति, बिल्कुल गलत है, अध्याय 9 में नहीं है, ये अध्याय 7 में है। पंचायत की निधि, बजट वजट जो है ये अध्याय नंबर 7 में है। क्लियर। तो आपका यहां पर आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, सही है। कौन सा युग्म सुमेलित है, ऑप्शन सी सुमेलित है, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या डाउट आया पता नहीं इसमें। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन संविधान के अनुच्छेद 243 बी के संबंध में सही नहीं है। याद रखिए, निम्न में से कौन सा कथन संविधान के अनुच्छेद 243 बी के संबंध में सही नहीं है, पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया जाएगा। तो आर्टिकल 243 बोलता है कि कोई भी राज्य हो भाई, पंचायत के जब संवैधानिक मान्यता मिली है 73वें संविधान संशोधन के तहत, तो हर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी, केवल उन राज्यों को छोड़कर जहां में जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो ऐसे राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं, वहां पर बीच वाले स्तर नहीं होगा, केवल पहला और दूसरा स्तर होगा, यानी कि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। क्लियर। तो उन राज्यों को छोड़कर, बाकी यही लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होगी, और दूसरा पॉइंट में लिखा है जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, ऐसे राज्यों में जो है आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं होगी, वहां पे बीच का स्तर नहीं होगा, 2 स्तर होगा। तो यहां पर लिखा है प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया जाएगा, बिल्कुल सही है, ऐसा ही लिखा है। सेकंड है, अगर किसी राज्य की जनसंख्या 10 लाख से कम है तो उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत की स्थापना का गठन नहीं किया जाएगा। ये 10 लाख नहीं, ये 20 लाख होता है, ये 20 लाख होता है। तो आपका ये गलत है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, केवल 2, बी सही नहीं है, यानी केवल 2 सही नहीं है, पहला वाला सही है, तो केवल 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां क्या है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां क्या है। पहला, पंचायत के लिए कराए जाने वाले समस्त निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, बिल्कुल सही है। जो निर्वाचक नामावली होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग ही करता है। अगला है निर्वाचन का अधीक्षण करना। देखिए, तो इसमें याद रखिएगा निर्वाचन आयोग के 3 काम होते हैं। निर्वाचन आयोग के मेन 3 काम होते हैं। पहला, निर्वाचन का अधीक्षण करना, सेकंड होता है निर्वाचन का
आप बोल सकते हो कि निर्देशन करना, डायरेक्टिंग, और तीसरा है निर्वाचन का क्या करना भाई, अधीक्षण करना, निर्देशन करना, और निर्वाचन को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग। ये तीन चीजें निर्वाचन आयोग करता है और साथ साथ निर्वाचक नामावली तैयार करता है। निर्वाचन का संचालन करना राज्य सरकार करती है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर करती है, लेकिन राज्य सरकार करती है। तो निर्वाचन का संचालन करना ये आपका निर्वाचन आयोग के काम में नहीं है। मेन जो निर्वाचन आयोग का काम है वो है आपका ये अधीक्षण करना, निर्देशन करना, नियंत्रित करना और निर्वाचक नामावली तैयार करना। यानी अगर मैं तीसरे पॉइंट को छोड़ दूं तो बाकी ये सब उसका आंसर में आएगा, यानी 1 2 4 5 आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। व्यापम में क्वेश्चन आ भी चुका है इससे रिलेटेड, व्यापम में यहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन कब बुलाया जा सकता है। आपको पता है जब ग्राम सभा के जब एक ही ग्राम पंचायत के भीतर आने वाली 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाओं के मध्य विवाद हो जाता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा बुलाया जाता है। तो यहां पर देखिए एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर आने वाली ग्राम सभाओं के मध्य विवाद को सुलझाने हेतु, बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्या होता है भाई, इसके अलावा अगर सेकंड पॉइंट में देखें लिखा है विभिन्न योजनाओं हेतु हितग्राहियों के चयन के लिए, नहीं, योजनाओं के हितग्राहियों के चयन के लिए ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन नहीं बुलाया जाता। ये पर्टिकुलर हर ग्राम सभा अपने हितग्राही का चयन करती है, उसके लिए संयुक्त सम्मेलन की आवश्यकता नहीं होती। अगला है ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट पर चर्चा, तो बजट पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन ही होता है, यानी तीसरा पॉइंट सही है। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हिताधिकारियों के लिए बनाई गई स्कीम कार्यक्रम का नियंत्रण और मॉनिटर करना किसका कार्य है। यानी जो हिताधिकारियों के लिए जो भी स्कीम बनाई जाती है उसको मॉनिटर करना किसका काम है, तो ग्राम पंचायत का काम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ग्राम पंचायत क्या करती है भाई, हिताधिकारियों के लिए बनाई गई स्कीम और कार्यक्रम का नियंत्रण करती है और उसको मॉनिटर करती है कौन, ग्राम पंचायत। बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, कोई व्यक्ति पंचायत में अधिकतम 2 पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है। यहां पर क्या लिखा है, कोई व्यक्ति पंचायत में अधिकतम 2 पदों के लिए। तो भाई पंचायत में अधिकतम कितने पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है भाई, 4 पद। सेम 2 पद में नहीं लड़ सकता, लेकिन अलग अलग पदों के लिए तो लड़ सकता है ना। जैसे कि वो किसका चुनाव लड़ सकता है भाई, पंच का चुनाव लड़ सकता है, वो सरपंच का चुनाव लड़ सकता है, वो जनपद सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, जनपद सदस्य। सेम वो जिला पंचायत के सदस्य का भी चुनाव लड़ सकता है, सेम वो जिला पंचायत के सदस्य का भी चुनाव लड़ सकता है। तो अधिकतम 2 पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, अधिकतम तो वो 4 पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन सेम पद के लिए वो 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता। वो पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकता है चारों पद के लिए, लेकिन वो सेम पद के लिए 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी पंच का चुनाव वो 2 जगह से नहीं लड़ सकता, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक, तो यहां पर लिखा है कोई व्यक्ति पंचायत में अधिकतम 2 पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल गलत है। 4 पद हैं, चारों पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। आगे देखिए, कोई व्यक्ति पंचायत में 1 से अधिक पद एक साथ धारण नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति पंच और सरपंच दोनों का चुनाव लड़ता है और दोनों का चुनाव जीत जाता है तो 10 दिन के भीतर उसको बताना पड़ता है कि वो पंच रहना चाहता है कि सरपंच रहना चाहता है। तो 10 दिन के भीतर वो बताएगा कि वो पंच रहना चाहता है कि सरपंच। अगर वो 10 दिन के भीतर कलेक्टर को नहीं बताता कि वो पंच रहेगा कि सरपंच, तो जो बड़ा पद होता है उसको वो मिलता है। तो पंच और सरपंच में बड़ा पद क्या है, सरपंच है, तो वो सरपंच के पद पर बना रहेगा। क्लियर। तो यहां पर यदि कोई व्यक्ति 1 से अधिक पदों पर निर्वाचित हो जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर कलेक्टर को सूचना देनी होगी कौन से पद पर वो रहना चाहता है, बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। यदि कोई व्यक्ति 1 से अधिक पदों पर निर्वाचित हो जाता है तो 15 दिन नहीं 10 दिन के भीतर बताना पड़ता है। तो चौथा पॉइंट तो यहीं से गलत हो रहा है, यहां पे 15 दिन के भीतर नहीं, यहां पे 10 दिन के भीतर बताना पड़ता है। तो चौथा तो गलत है। तो सही क्या है, 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी यहां से करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किन क्षेत्रों में लागू नहीं होता। यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किन क्षेत्रों में लागू नहीं होता। तो आपको पता है अनुसूची 5 के तहत जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं और अनुसूची 6 के तहत जो जनजाति क्षेत्र हैं वहां पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं होता। अनुसूची 5 में
जो अनुसूचित क्षेत्र है, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है, वहां पर हमारे लिए क्या एक्ट है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए पेसा एक्ट बनता है। अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों का विस्तार अधिनियम, पेसा एक्ट वहां पर लागू होता है। वहां पे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम डायरेक्ट लागू नहीं होता, परिवर्तन के साथ लागू किया जाता है। और छठवें अनुसूची कौन सा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वहां पर भी आपका जो जनजाति क्षेत्र है वहां पर भी आपका क्या है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके अलावा और भी कई क्षेत्र हैं जहां पर स्वायत्त जिला परिषद बनती, जैसे नागालैंड है, पश्चिम बंगाल का अगर ऊपर वाला क्षेत्र देखेंगे वहां पर दार्जिलिंग के आसपास वहां वाला क्षेत्र है। तो कई क्षेत्र ऐसे भी है जहां पर आप बोल सकते हैं कि स्वायत्त जिला परिषद बनती, वहां पर भी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं होता, जैसे कि नागालैंड, वहां पर भी लागू नहीं होता। तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये तीनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी है, 1 2 3। क्लियर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाएगी, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत की जो प्रत्येक स्थायी समिति होती है उसके सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच ही करता है। आगे देखिए, स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता प्रत्येक समिति के सभापति द्वारा की जाएगी, बिल्कुल गलत है। ऐसा जनपद और जिला पंचायत में होता है। जनपद और जिला पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है, बाकी हर समिति के सभापति अपने अपनी समिति के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत के मामले में ग्राम पंचायत की जितनी भी स्थायी समिति होती है उसकी अध्यक्षता सरपंच के द्वारा ही की जाती है। आपके एसीएफ में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है, स्थायी समिति के किसी सम्मेलन के समक्ष लाए गए प्रश्नों का विनिश्चय समिति में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा, बिल्कुल सही है। समिति के सम्मेलन में जो भी प्रश्न विचार में लाए जाएंगे उसका निर्णय जो है समिति में जो उस दिन सम्मेलन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्य हैं उनके बहुमत से उस पर निर्णय लिया जाएगा। अगला है, स्थायी समिति के किसी सम्मेलन के समक्ष लाए गए समस्त प्रश्नों का निश्चय समिति के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से नहीं होगा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की बहुमत से होगा। तो आपका आंसर यहां पर अगर देखूं तो क्या आ रहा है, आंसर में अगर मैं देखूं तो यहां पर तीसरा पॉइंट सही आ रहा है और साथ साथ पहला पॉइंट सही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 3। क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला पंचायत के सम्मेलन में किसे मत देने का अधिकार होता है। जिला पंचायत के सम्मेलन में किसे मत देने का अधिकार होता है। तो अगर मैं देखूं जिला पंचायत का गठन किससे किससे मिलकर होता है, निर्वाचित सदस्य से मिलकर होता है जो निर्वाचन क्षेत्रों से इलेक्ट होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, जिनकी संख्या 10 से 35 के बीच हो सकती है। इसके बाद अगर मैं देखूं निर्वाचित सदस्य 10 से 35, इन्हीं से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी हो जाएगा, तो निर्वाचित सदस्य में उसको मैंने काउंट कर लिया। इसके बाद सांसद जिनका संसदीय क्षेत्र जिला पंचायत के क्षेत्र में आता है यानी ग्रामीण क्षेत्र में आता है, वो सांसद इसके सदस्य बनेंगे। ठीक है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद आते हैं। राज्यसभा में ऐसे राज्यसभा के सदस्य जो राज्य से निर्वाचित हुए हैं वो यहाँ पर जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं। इसके अलावा विधायक ये राज्यसभा के जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं, विधायक। इसके अलावा और कौन होते हैं, इसके अलावा होते हैं जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष। तो जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं ये भी क्या बनते हैं भाई, जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं। जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी क्या करते हैं, जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई निःशक्त व्यक्ति जिनकी नियुक्ति यहाँ पर निर्वाचित सदस्य में कोई भी निःशक्त व्यक्ति नहीं आया है, तो निःशक्त व्यक्ति जो रहते हैं, निःशक्त व्यक्ति भी पंचायत के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। बाकी जितने लोग यहां पर मैंने लिखे हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। चलिए अब देखते हैं, यहां पर एक एक करके सॉल्व करते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, तो निर्वाचन क्षेत्रों से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, जिला पंचायत के विषय में पूछ रहा है, तो निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य वोट दे सकते हैं। सेकंड, विधायक जो तत्समय जिला पंचायत के सदस्य हैं वो भी वोट दे सकते हैं। सांसद जो तत्समय जिला पंचायत के सदस्य हैं वो भी वोट दे सकते हैं। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जो तत्समय जिला पंचायत के सदस्य हैं ये भी वोट दे सकते हैं। आगे देख लेते हैं, चारों पॉइंट सही है। पांचवा लिखा है, निःशक्त व्यक्ति जो तत्समय जिला पंचायत का सदस्य है, तो निःशक्त व्यक्ति को पंचायत के सम्मेलन में वोट देने का अधिकार नहीं होता, यानी पांचवा तो गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 2 3 4। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 2 3 4।
याद रखिएगा। और एक चीज हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का चुनाव हो रहा है या किसी व्यक्ति को पद से हटा रहे हैं तो केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट दे सकते हैं। जब पद में किसी को बैठाना हो या हटाना हो, केवल निर्वाचित सदस्य वोट दे सकते हैं। बाकी पंचायत में कोई प्रश्नों पर निर्णय लेना है तो ये चारों यहां पर वोट दे सकते हैं, निःशक्त व्यक्ति वहां पर भी वोट नहीं दे सकता। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनपद पंचायत की समितियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जनपद पंचायत की समितियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर प्रत्येक समिति में कम से कम 3 सदस्य होंगे, बिल्कुल सही है। जनपद पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर हर समिति में कम से कम 3 सदस्य होते ही हैं। शिक्षा समिति के सदस्यों में कम से कम 1 महिला, 1 अनुसूचित जाति व 1 अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होगा, गलत है। शिक्षा समिति में कम से कम 1 महिला होनी चाहिए और साथ ही साथ शिक्षा समिति में 1 SC या ST होना चाहिए। यहां पर व लिखा है, व का मतलब क्या होता है? 1 अनुसूचित जाति और उसके साथ 1 अनुसूचित जनजाति का भी होना चाहिए, व नहीं, या तो 1 SC या तो 1 ST, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहां पर व लिखा है, इसलिए यह पॉइंट आपका गलत होता है। आगे देखिए, विधानसभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जनपद पंचायत का सदस्य है उस पंचायत की किन्हीं भी 2 समिति का सदस्य होगा, बिल्कुल गलत है। विधानसभा का जो विधायक जो कि जनपद पंचायत का सदस्य बनता है वो जनपद पंचायत की हर समिति का सदस्य होता है, वो जनपद पंचायत की हर समिति का सदस्य होता है, कोई 2 समिति नहीं, हर समिति का सदस्य होता है, इसलिए तीसरा पॉइंट यहां पर गलत है। आगे देखिए, अगला है, कोई व्यक्ति एक ही समय में 3 से अधिक समितियों का जो सामान्य प्रशासन समिति से भिन्न हो सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही। कोई एक व्यक्ति एक ही समय में 3 से ज्यादा समिति का सदस्य नहीं हो सकता सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर। तो यहां पर आपका चौथा पॉइंट सही आ रहा है। साथ ही साथ अगर मैं यहां पर देखूं तो आपका पहला पॉइंट सही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 1 और 4, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे? जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे तो एक होता है निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्रों से इलेक्ट होते हैं, एक होता है पदेन सदस्य जो अपने पद में होने के नाते उस पंचायत के सदस्य बनते हैं। जैसे विधायक जो है वो अब विधायक होने के नाते जनपद पंचायत के सदस्य बन रहे हैं, वैसे ही सांसद होने के नाते जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं, तो वो सब पदेन सदस्य होते हैं। वैसे ही सरपंच होने के नाते जनपद का सदस्य बनता है, तो सरपंच भी क्या होगा? जनपद के लिए पदेन सदस्य होगा। जबकि सरपंच ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचित सदस्य है, लेकिन वो जनपद पंचायत के लिए पदेन सदस्य हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं, राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिनका क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, बिल्कुल गलत है। राज्य विधानसभा का ऐसा क्षेत्र जिनका क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, वो विधायक जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बनता है। यहां पर क्या लिखा है? विधायक का क्षेत्र नगरीय क्षेत्र है, तो नगरीय क्षेत्र यानी पंचायत में उसका क्षेत्र पड़ ही नहीं रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है जनपद पंचायत का पदेन सदस्य नहीं बन सकता। ऐसा विधायक जनपद पंचायत का पदेन सदस्य नहीं बन सकता। केवल ऐसा विधायक जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बन सकता है जिसका विधानसभा क्षेत्र उस जनपद पंचायत में पूर्णतः या अंशतः पड़ता हो। आगे देखिए, लोकसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र है, तो भाई जनपद पंचायत में सांसद तो सदस्य बन ही नहीं सकते, तो दूसरा पॉइंट तो वैसे ही गलत है। भले ही यहाँ पे पूर्णतः नगरीय लिख कर दिया है तो नगरीय तो वैसे ही गलत है, लेकिन सांसद तो जनपद के सदस्य नहीं बन सकते, इसलिए दूसरा भी गलत है। तीसरा देखते हैं, जनपद पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में के सरपंचों का 1/5 चक्रानुक्रम में 1 वर्ष की कालावधि के लिए। तो आपको पता है जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत के जो सरपंच आते हैं वो 1/5 सरपंच 1 साल के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य बनते हैं। हर साल जो है वो नए 1/5 सदस्य आ जाते हैं, एक नए 1/5 सरपंच आ जाते हैं जनपद का सदस्य बनने के लिए। तो तीसरा पॉइंट यहां पर सही है, तीसरा पॉइंट यहां पर सही है, पहला दूसरा गलत है। तीसरा पॉइंट सही है, पहला दूसरा गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, केवल 3 सही है। डी इसका करेक्ट आंसर है, केवल 3 सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा बुलाया जाएगा, बिल्कुल गलत है। ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख से नहीं, नाम प्रकाशन होने की तारीख से 30 दिन के भीतर सचिव के द्वारा बुलाया जाता है, इसलिए पहला पॉइंट गलत है। ग्राम पंचायत के पदधारी प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, बिल्कुल सही है। जो ग्राम पंचायत के जो भी पदधारी हो प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 साल के लिए पद धारण करते हैं, दूसरा सही है।
तीसरा, यदि ग्राम पंचायत अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व विघटित हो जाती तो गठित नई पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल हेतु कार्य करेगी। नहीं, अगर पंचायत अपने कार्यकाल को पूर्ण करने से पहले विघटित हो जाती, भंग हो जाती है, तो 6 महीने के भीतर नई पंचायत का चुनाव होगा और नई पंचायत केवल उतना कार्य करेगी जितना पुरानी पंचायत का कार्यकाल बचा हो, यानी बचे हुए कार्यकाल के लिए पंचायत काम करेगी। इसलिए तीसरा पॉइंट भी गलत है। तो सही क्या आ रहा है? दूसरा पॉइंट सही आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्या डाउट आया पता नहीं इसमें। निम्न में से कौन सा आदिवासी विद्रोही और उनके नेता सुमलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म सुमलित नहीं है? मुड़िया विद्रोह झाड़ा सिरहा सुमलित है। लिंगागिरी का विद्रोह यादव राव, ये भी सुमलित है। आप लोग केवल ध्रुवा राव पढ़ते नहीं, भाई यादव राव भी है उसमें, केवल ध्रुवा राव थोड़ी है, यादव राव भी है लिंगागिरी के विद्रोह में। जब मैं आपको सीजी हिस्ट्री के वीडियो में आपको डिटेल में बताया हुआ, केवल यादव राव नहीं है, ध्रुवा राव, केवल ध्रुवा राव नहीं, यादव राव भी इसका नेतृत्व किए थे। तो लिंगागिरी का विद्रोह भी सुमलित है। मेरिया विद्रोह लिखा है वेंकट राव, भाई वेंकट राव जो है इनका संबंध लिंगागिरी के विद्रोह से है। वेंकट राव का संदर्भ लिंगागिरी के विद्रोह से। लिंगागिरी के विद्रोह का नेतृत्व यादव राव, ध्रुवा राव और वेंकट राव ने किया था। मेरिया विद्रोह का इनका कोई संबंध नहीं है। मेरिया विद्रोह हिड़मा मांझी, मेरिया विद्रोह आपको पता है हिड़मा मांझी, हिड़मा मांझी। तो अपने क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमलित नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सी सुमलित नहीं है। कोई विद्रोह नागुल दोरला बिल्कुल सही है, कोई विद्रोह। तो कौन सा सुमलित नहीं है? ऑप्शन सी जो है ये सुमलित नहीं है, यानी आपका जो है ये मेरिया विद्रोह वाला आपका आंसर है। ठीक है, मेरिया विद्रोह वाला आपका आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से कौन सा विद्रोह और उसका नेता सुमलित नहीं है? निम्न में से कौन सा विद्रोह और उसका नेता सुमलित नहीं है? सोनाकान का विद्रोह वीर नारायण सिंह सुमलित है। रायपुर का सैन्य विद्रोह हनुमान सिंह सुमलित है। उदयपुर का विद्रोह दुर्जय सिंह सुमलित नहीं है। उदयपुर का विद्रोह कल्याण सिंह, शिवराज सिंह, ये सब है। उदयपुर का विद्रोह सुमलित नहीं है। सोहागपुर का विद्रोह गुरूर सिंह रणमत, बिल्कुल सही है, गुरूर सिंह रणमत और रंगाजी बापू, ये दोनों ही उस विद्रोह से रिलेटेड है। गुरूर सिंह रणमत और रंगाजी बापू दोनों ही इस विद्रोह से संदर्भ है। उदयपुर का विद्रोह दुर्जय सिंह नहीं है। उदयपुर का विद्रोह कौन है? शिवराज सिंह या कल्याण सिंह। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है, यानी कौन सा सुमलित नहीं है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? क्या डाउट आ रहा है इसमें पता नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जमींदारियों में राजस्व की वसूली, जमींदारियों में राजस्व की वसूली करने में वाला प्रमुख राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता था? यहां पर क्वेश्चन आपसे खालसा क्षेत्र का नहीं पूछ रहा है, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जमींदारियों का। जमींदारियों में राजस्व की वसूली करने वाला प्रमुख अधिकारी, तो जमींदारियों में राजस्व का वसूली करने वाला प्रमुख अधिकारी को कामदार कहते थे। याद रखिएगा, जमींदारियों में राजस्व की वसूली करने वाले प्रमुख अधिकारी को कामदार कहा जाता था। सी डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 14, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 14 के संबंध में कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी ग्राम की मतदाता सूची में सम्मिलित है, उस पंचायत के जिसके क्षेत्र में वह ग्राम समाविष्ट है, पदधारी के निर्वाचन में मत देने के लिए अर्हित होगा। यानी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में आता है, वो ग्राम पंचायत में वोटिंग होगी तो वोट देने के लिए वो वैलिड होगा। यानी ऐसे ही व्यक्ति को वोट देने दिया जा सकता है जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में हो, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम की किसी अन्य विधि के अधीन निर्हित ना हो, किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा। यानी ऐसा व्यक्ति जो कि पंचायत के पदधारी होने के लिए जो आवश्यकता होती, जो योग्यता उनमें होनी चाहिए कि उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, वो साक्षर होना चाहिए, वो सब अगर उसमें योग्यता है और वो किसी भी विधि के तहत निर्हित घोषित नहीं है, क्योंकि पंचायत के किसी भी पदाधिकारी को हटाते हैं, निलंबित करते हैं, कुछ भी होता है तो उसके बाद निर्भरता लगती है उनके ऊपर कि इतने साल वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अगर वो किसी भी निर्भरता से ग्रसित नहीं है तो ऐसा व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल सही है। तो सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? और कुछ लिखा ही नहीं है, तो यहां पर आपका क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 5,
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 5 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज की धारा नंबर 5 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा, बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक ही ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। एक से ज्यादा जगह मतदाता सूची में उसका नाम नहीं होना चाहिए, केवल एक जगह होने चाहिए। अगर एक से ज्यादा जगह में उसका नाम आ जाता है तो वो उसको निर्हित घोषित कर देते, उसका नाम वैलिड नहीं होगा। अगला, कोई व्यक्ति मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा यदि वह किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है। अगर उसका नाम अपनी ग्राम पंचायत के अलावा किसी नगरीय क्षेत्र में भी कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, उसका नाम जो है नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम के भी नाम पर आ रहा है तो उसका दो जगह नाम नहीं हो सकता। दो ग्राम पंचायत में भी नाम नहीं हो सकता और एक ग्राम पंचायत और एक नगरीय निकाय में भी नाम नहीं हो सकता, तो ये भी सही है। तीसरा देखिए, अगला पॉइंट है यहां पर, अगला पॉइंट है, कोई व्यक्ति किसी ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अयोग्य होगा यदि वह विधानसभा निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अयोग्य है। तो बिल्कुल सही है, अगर किसी व्यक्ति का नाम विधानसभा के निर्वाचक नामावली में नहीं जुड़ रहा है किसी कारणवश, वो विधानसभा की निर्वाचक नामावली में उसका नाम आने के लिए निर्हित है, यानी विधानसभा, भाई विधानसभा का निर्वाचक नामावली में नाम आने की क्या जो चीजें आवश्यक है, वहां का निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष होगी तभी मतदाता सूची में नाम जुड़ेगा। तो अगर उसकी आयु 18 वर्ष की नहीं है, विधानसभा की निर्वाचक नामावली में उसका नाम आ ही नहीं सकता, तो पंचायत की भी निर्वाचक नामावली में नाम नहीं आ सकता, तो सी भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो भाई हमारे पास तो तीनों ही कथन सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास तीनों ही सही है और क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं भाई, सभी सही है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, जनपद पंचायत की स्थायी समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जनपद पंचायत की स्थायी समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, जनपद पंचायत में 5 स्थायी समिति होगी, बिल्कुल सही है, जनपद पंचायत में 5 स्थायी समिति तो होना जरूरी ही है। आगे, कलेक्टर के अनुमोदन से एक या अधिक अतिरिक्त स्थायी समिति का गठन किया जा सकता है, बिल्कुल, कलेक्टर के अनुमोदन से एक या उससे ज्यादा स्थायी समिति और बनाई जा सकती है। मिनिमम 5 होने चाहिए, इससे ज्यादा बनाना है तो कलेक्टर की परमिशन लेकर बनाया जा सकता है। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा देखिए, किसी समिति को सौंपे गए विषय किसी अन्य समिति को पुनः आवंटित नहीं किए जा सकते, बिल्कुल गलत है, पुनः आवंटित किए जा सकते हैं। अगर जनपद पंचायत जो है कलेक्टर से परमिशन लेती है तो एक समिति के अंतर्गत आने वाले काम को किसी दूसरी समिति को ट्रांसफर कर सकती है, तीसरा पॉइंट गलत है। चौथा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष उस जनपद पंचायत की सभी स्थायी समिति का सभापति होगा, बिल्कुल गलत है। ग्राम पंचायत में सरपंच सभी स्थायी समिति का सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, जबकि जनपद पंचायत का अध्यक्ष सभी जनपद पंचायत की स्थायी समिति का सभापति नहीं होता, हर समिति का अपना अपना अलग अलग सभापति होता है और हर समिति अपनी सभापति अपनी समिति का सम्मेलन बुलाता है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा गलत है, सही क्या है? ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, पता नहीं इसमें क्या डाउट आया है। अगला है, निम्न में से किसमें सातवाहन काल के प्रशासनिक अधिकारियों और उनके पदों के नाम मिले हैं? निम्न में से किनमें सातवाहन काल के प्रशासनिक अधिकारियों और उनके पदों के नाम लिखे मिले हैं? किरारी का काष्ठ स्तंभ। तो किरारी के काष्ठ स्तंभ में जो सातवाहन काल के पदाधिकारी उनके नाम और उनके कार्य पता चले हमको। ठीक, चलिए और क्या क्वेश्चन है? अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने पर क्या होगा? आकस्मिक रिक्ति यानी कि धारा नंबर 38, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 में आकस्मिक रिक्ति के बारे में बताया गया है। क्या है? ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत का एक विशेष सम्मेलन बुलाएगा, बिल्कुल सही है। जैसे ही ग्राम पंचायत के सरपंच का पद रिक्त हो जाता है तो ग्राम पंचायत का सचिव उस पद को भरने के लिए क्या करेगा? जल्द से जल्द पंचायत का एक विशेष सम्मेलन बुलाएगा। तो जैसे ही यह सूचना प्राप्त होगी कि उस सरपंच का पद रिक्त हो गया है तो 15 दिन के भीतर उसको विशेष सम्मेलन बुलाना पड़ेगा। तो यह सम्मेलन विहित अधिकारी से सूचना प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर बुलाया जाएगा? नहीं, यह सम्मेलन बुलाया जाता है 15 दिन के भीतर। याद रखिएगा, आकस्मिक रिक्ति के लिए जो सम्मेलन बुलाया जाता है वो 15 दिन के भीतर बुलाया जाता है, इसलिए दूसरा पॉइंट गलत है, दूसरा पॉइंट गलत है।
इस सम्मेलन में ग्राम पंचायत के सदस्य अपने बीच में से स्थानापन्न सरपंच को निर्वाचित करेंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि सरपंच जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्टेड होता है, और अगर उसका पद रिक्त हो जा रहा है तो 6 महीने के भीतर सरपंच का नया चुनाव होता है। तो जब तक सरपंच का चुनाव नहीं हो जाता तब तक जो पंच रहते हैं वो अपने बीच में से ही किसी एक पंच को स्थानापन्न सरपंच बना देते हैं। तो स्थानापन्न सरपंच निर्वाचित करेंगे, बिल्कुल सही है। चौथा, स्थानापन्न सरपंच का कार्यकाल पंचायत के शेष बचे कार्यकाल तक होगा, बिल्कुल गलत है। स्थानापन्न सरपंच का कार्यकाल जब तक नए सरपंच का चुनाव नहीं हो जाता तब तक होगा। ठीक है, जब तक नए सरपंच का चुनाव नहीं हो जाता तब तक स्थानापन्न सरपंच पद पर बना रहेगा। तो यहां पर चौथा पॉइंट गलत है, दूसरा पॉइंट गलत है। सही क्या है? 1 और 3 सही है, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रायपुर के कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे? रायपुर के कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे? तो इसका आंसर है अमर सिंह थे, क्योंकि अमर सिंह के समय ही क्या होता है भाई, 1750 में जो नागपुर की सेना रहती है वो रायपुर में आक्रमण करती है और अमर सिंह के क्षेत्र को हड़प लेती है। कई बच्चे मोहन सिंह मारे होंगे, भाई मोहन सिंह कभी भी स्वतंत्र कलचुरी शासक नहीं है। मोहन सिंह तो कभी कलचुरी शासक बना भी नहीं है। मोहन सिंह क्या था? मोहन सिंह तो प्रबंधक था, मैनेजर था। रघुजी भोसले का मैनेजर था मोहन सिंह, वो कभी भी शासक नहीं बना। ठीक है, तो अमर सिंह अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक थे। अमर सिंह के जैसे 1750 में अमर सिंह के क्षेत्र को हड़पा जाता है तो उनको 3 क्षेत्र दे दिया जाता है। राजीव पाटन ये सब आप पढ़ते ही हैं। वो 3 क्षेत्रों से पैसों की वसूली करके अपना जीवन यापन करते हैं। और जब अमर सिंह की मृत्यु होती तो शिवराज सिंह तीर्थ यात्रा में गए रहते हैं, तो शिवराज सिंह जब वापस आते हैं तो उनको केवल एक बरगढ़ का क्षेत्र दे दिया जाता है। तो वो स्वतंत्र थोड़ी थे, वो उनके अधीन थे। तो कौन आंसर है? बी अमर सिंह इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा नंबर 40, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत किसी पंचायत के पदधारी को कब उसके पद से हटाया जा सकता है? पहला, यदि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवाचार का दोषी रहा हो। मैंने आपको शुरू में ही बताया, किसी भी पंचायत के पदधारी को पद से हटाने की 2 ही चीजें होती हैं। पहला, जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से ना करे, और दूसरी चीज क्या है भाई, उसका पद में बना रहना लोकहित में ना हो, तब उसको पद से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर यदि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवाचार करता है, यानी वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा है, पद से हटाया जा सकता है। सेकंड, यदि उसका पद पर बना रहना लोकहित में ना हो, तब उसको पद से हटा सकते हैं। तीसरा है, यदि वो साक्षर ना हो। भाई साक्षर ना हो ये उसकी निर्भरता है, और निर्भरता के लिए कहां पे? आर्टिकल 37 में बताया गया, धारा नंबर 37 में निर्भरता के बारे में बताया गया। तो अगर कोई साक्षर नहीं है तो उसको तो चुनाव ही लड़ने नहीं दे सकते, तो वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता। अगर वो साक्षर नहीं है तो वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता, तो चुनाव ही नहीं लड़ सकता तो अपने पद पर कैसे आएगा कि उसको पद से हटा रहे होंगे? दिमाग का बात है, कॉमन सेंस है। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है, कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करता या उसके पद पर बना रहना लोकहित में नहीं है तो उसको पद से हटा सकते हैं। यानी 1 और 2 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आंसर होगा? 1 और 2, 1 और 2 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, इतने ही क्वेश्चन में डाउट था। टोटल 34 क्वेश्चन थे जिसमें डाउट पूछे गए हैं। यहां पर मैंने पूरे जो भी डाउट आप लोगों का था उसको मैंने एक एक करके सभी प्रश्न का डाउट क्लियर कर दिया है। तो अभी अगर कोई बच्चा नया है और उसको लगता है कि टेस्ट सीरीज आपके लिए उपयोगी हो सकती है, तो ये नंबर मैं दे रहा हूं, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी यहां से ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये नंबर मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, और साथ ही साथ आपको डायरेक्ट ज्वाइन करने का लिंक भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों का जो डाउट हुआ होगा वो सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो आप लोगों को कुछ बेनिफिट दिया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।